हाँ भाई, हमने पिछले लेक्चर में लेंथेन आइडो को पृथक करने की विधियां कर ली थी, है ना। आज बात करते हैं लेंथेन आइडो के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों पर। कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों पर बात करना चाहते हैं तो टॉपिक लिखो लेंथेन आइडो के यौगिक या लेंथेन आइडो की प्रमुख यौगिक। लेंथेन आइडो के प्रमुख यौगिक, इन यौगिकों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? सीरियम ऑक्साइड। सीरियम फोर्थ ऑक्साइड। सीरियम फोर्थ ऑक्साइड का मतलब है ऐसा ऑक्साइड जिसमें सीरियम ऑक्सीकरण अवस्था में हो प्लस 4 अवस्था में हो, इसको आप सीरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। सीरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो इसको आप। फॉर्मूला क्या होता है? CeO2। सीरियम तो क्या होता है? Ce और पीछे क्या लगा दो? O2 लगा दो, प्लस क्लोराइड ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों को निकालने आती है, ठीक है। देखो ये क्या होता है? सफेद कलर का पाउडर होता है जिसमें हल्का हल्का पीलापन होता है। एक सफेद कलर का पाउडर होता है जिसमें हल्का हल्का पीलापन होता है ऊपर की तरफ, मतलब हल्का हल्का पीला पीला दिखाई देता है लेकिन होता सफेद है। कुछ होते हैं ना जो दिखता तो मतलब शाइन येलो करता है, इस तरह से समझ सकते हो आप। अगर इसको बनाना हो तो बनाने की विधियां बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या करवा दिया? सीरियम की मैंने ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? सीरियम ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब सीरिक ऑक्साइड बन जाएगा, बन गया। दूसरी विधि में मैंने क्या कर दिया? मैंने सीरियम थर्ड नाइट्रेट लिया। सीरियम थर्ड नाइट्रेट, नाइट्रेट की +1 CeNO3 और फ्रेश लिया। क्या बोलोगे इसको? सीरियम थर्ड, यहाँ फोर्थ है यहाँ थर्ड, सीरियम थर्ड नाइट्रेट, इसकी क्रिया करवाई है। इसको गर्म कर दिया, गर्म करने से होगा क्या भाई? यहाँ से एक तो बनेगी, यहाँ से एक तो बनेगी सीरियम ऑक्साइड और बगल में कौन बाहर निकल जाएगा? NO2 बाहर निकल जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करना है तो मेरे ख्याल से 4 करने पड़ेंगे। यहाँ पर 4 करोगे तो कितनी ऑक्सीजन बाहर निकलेगी? 1 से 1 बाहर निकलेगी, 4 से कितनी बाहर निकलेगी? 12। 4 से 12 निकलेगी, ये भी 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? इधर की तरफ ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो गया। सेटिस्फाई ये दोनों 12 हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन बाहर निकाले। इसने कितनी ली? इसने 4 into 12 ऑक्सीजन बाहर निकली। 12 ऑक्सीजन बाहर निकली तो सीरियम into O2 4 ऑक्सीजन यहाँ से गई, ठीक है। एक 3 बाहर निकालेगा तो ये कितनी बार निकाल देंगे? 3 ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और एक O2 की बाहर निकलेगी, कुछ भी कर लो O2 बाहर निकलेगी यहाँ से। आपकी मर्जी पर जितना जोर लगा लो O2 बाहर निकलेगी से, बिल्कुल निकलेगी O2 बाहर, ठीक। तो देखो 4 तो आप यहाँ पर आ गई, 4 बची जो किस फॉर्म में बाहर निकल गई? तो O2 की फॉर्म में बाहर निकल गई। उसके बाद आगे मैंने क्या लिया? सीरियम थर्ड हाइड्रोक्साइड ले लिया। सीरियम थर्ड हाइड्रोक्साइड ले लिया। इसकी क्रिया मैंने किसके साथ में करवा दी? O2 के साथ में क्रिया करवा दी। होगी कैसे क्रिया भाई? यहाँ से देखना, एक तो बनेगा सीरियम ऑक्साइड और दूसरा क्या बनेगा? एक ऑक्सीजन इसको भी दे दो, एक ऑक्सीजन इसको भी दे दो। एक तो मैंने इसको दे दिया, एक ऑक्सीजन इसको दे दिया, मतलब यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। अब H2O कैसे बाहर निकला होगा भाई? देखना ध्यान से, एक 2 OH मिलकर एक तो बनाएंगे H2O, एक तो बनाएंगे H2O और एक क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलेगी। एक तो बनाएंगे H2O, एक निकलेगी ऑक्सीजन। तो इसको मैं 2 कर दूं, 2 करने से ये कितना हो जाएगा? 2 करने से ये कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 6 है ना, या फिर 3। इसको मैं 3 करता हूँ, 3 और इसने क्या बनाया भाई? यहाँ से 3 H2O बनाया, 3 H2O और 3 ही क्या निकलेगी? यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, 3 ऑक्सीजन निकलेगी। सेटिस्फाई करने के लिए आगे 2 लगाओगे
तो 2 से भी क्या निकल जाएगा, ये 6OH क्या बनाएंगे, 6H2 बनाएंगे और इधर की तरफ क्या निकल जाएगी, 6O निकल जाएगी। 6O 3 के साथ ही जुड़ जाएगा। सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, करते हैं सेटिस्फाई, इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखो भाई ध्यान से, इसको सिर्फ गर्म कर दीजिए, गर्म करने से एक तो बनेगा CeO2 और बदल में कौन निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। देखना ध्यान से, तीन O बार निकाले और 3 ही क्या बना लिए, H2O बना लिए, 3 ही क्या बना लिए, H2O बना लिए। इसको 2 करो, 2 into OH कितना हो गया, ये हो गया 6, 6 से यहां से क्या बनेगा, 3 H2O बाहर निकलेगा। अब निकलेगा 3 H2O बाहर और उसके बाद में 3 ऑक्सीजन बाहर निकलेंगे, है ना। इसको मैंने 2 into 3 कर लिया, 6 3 H2O बनाएंगे और 3 ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। ये बन गया 3 H2O, 3 ऑक्सीजन बाहर निकली, 1 ऑक्सीजन इसके साथ में जोड़ दो, 1 O यहां से आप बाहर निकाल दो, 1 मतलब हाफ O यहां से आप बाहर निकाल दो, तो 2 तो इसके साथ आ जाएगा और 1 जो ऑक्सीजन है वो कुछ प्रकार से बाहर निकल जाएगी। क्लियर है? आगे देखो, होगी बनाने की विधियां आप इसकी सहायता से भी बना सकते हो, इसकी सहायता से भी बना सकते हो, इसकी सहायता से भी बना सकते हो। देखो थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है, ज्यादा जानकारी हमें इसके बारे में नहीं देनी। लिखो भाई, सिरिक ऑक्साइड पीलापन लिए हुए, सिरिक ऑक्साइड पीलापन लिए हुए सफेद पाउडर होता है, पीलापन लिए हुए सफेद पाउडर होता है, पीलापन लिए हुए सफेद पाउडर होता है। सफेद पाउडर होता है, ठीक। इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है, इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है, इसे निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। पहले सही लिखी थी वे, देखो अगर सीरियल में 2 होंगे तो 2 into 2 4 ऑक्सीजन चाहिए अपने को, और अपने को मिल कितनी रही है, 3 ही मिल रही है, तो एक हाफ O यहां से दे दीजिए आप, तो एक इसके अंदर चला जाएगा, सीरियम ऑक्साइड यहां से बन जाएगी। अब करो, तीनों करना पड़ा, जल्दी कर लो तीनों। ये हमारा पहला कंपाउंड हो गया। अब दूसरा कंपाउंड, ऑक्साइड के बाद हमारी है सल्फेट की, सीरियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट। इसमें में जो ऑक्सीजन हमारे इसमें जो सीरियम होगा वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था में ही होगा, और क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला हो जाएगा। बनाने की विधि क्या है बेसिकली, ये एक पीला पाउडर होता है, ये जो होता है ना, ये येलो कलर का पाउडर होता है, येलो कलर का, ये तो पीलापन लिए हुए सफेद पाउडर का, ये बिल्कुल पीला ही होता है। ये मैंने क्या ले लिया भाई, सीरियम ऑक्साइड ले लिया, इसकी क्रिया आप किसके साथ में करवा दो, H2SO4 के साथ में क्रिया करवा दो,
कितने ले लो, 2 ले लो। देखना ध्यान से, 2 ऑक्सीजन को बाहर निकाला, 2 सल्फेट को अंदर डाल दो, तो यहाँ से सीरियम सल्फेट बाहर निकल जाएगा, सीरियम सल्फेट बनकर बाहर निकल जाएगा। उसके बाद 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन कौन बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 जल के अणु, और ये सल्फेट है ना, इस सल्फेट को मैंने सीरियम के साथ दे दिया, तो सीरियम सल्फेट यहाँ से बनकर बाहर निकल जाएगा। इस विधि की सहायता से आप इसको बना सकते हो। अभी जो सीरियम सल्फेट है ना, इस सीरियम सल्फेट की सहायता से अलग अलग प्रकार की यौगिकों का निर्माण किया जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में ऑक्साइडों के रूप में किया जाता है। आपको रेडॉक्स अभिक्रिया करवानी हो तो वहां पर उनका उपयोग कर सकते हो, मतलब अलग अलग प्रकार से उन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से यौगिक बनेंगे, 2 तरह के फेमस कंपाउंड है हमारे सिलेबस में, एक तो होता है सीरियम अमोनियम सल्फेट या सीरिक अमोनियम सल्फेट की शॉर्ट में बोल सकते हो आप, सीरिक अमोनियम सल्फेट, सीरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक, एक SO4 मैंने कर लिया, -2 है ना, -2 को सेटिस्फाई करने के लिए, या इसको नॉर्मल फॉर्मूले में से देख सकते हो आप। नॉर्मल फॉर्मूले में क्या हो गया, सीरिक अमोनियम सल्फेट है ना, तो एक तो कौन आ गया, सीरियम सल्फेट आ गया, SiO2। ठीक, बगल में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम का मतलब क्या हो गया, NH4 होल ट्वाइस SO4 हो गया, सीरिक अमोनियम सल्फेट, दोनों को मिलाकर बोला जाता है। जैसे आप लोगों ने फिटकरी वगैरह देखी होगी, फिटकरी वगैरह को इस शब्द से इसी तरह से बोला जाता है। और पीछे क्या, 2H2O। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, मतलब कितने होते हैं, 2। ये 2 मॉलिक्यूल में से आपको साथ में मिलेंगे, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो गया, ये हो गया। नाम क्या हो गया इसका, सीरियम या सीरिक अमोनियम सल्फेट, सीरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक, अमोनियम सल्फेट, ये सीरियम सल्फेट, दोनों को डॉट फॉर्म में मैंने जोड़ा है, और पीछे क्या लगा दिया, H2O। ये H2O होता है तो अंतराकाशी जो स्थल होते हैं ना, उनमें जाकर चिपक जाता है। कितने अणु जुड़े होते हैं, 2 अणु में साथ में मिलेंगे आपको। ये तो पहला कंपाउंड है। दूसरा कंपाउंड क्या है इसका, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, या तो उसको भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर उसका ये फॉर्मूला भी होता है। इस फॉर्मूले से भी आप सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को प्रदर्शित कर सकते हो। ये नाइट्रेट का मतलब कौन सा समूह है, ये 6 हो गया। उसके बाद में +4 में था, -1 में था, -2 चढ़ेगा, सोल्व करना सिखाया था मैंने आप लोगों को। ये +4 ये -3 सोल्व करना सिखाया, -2 में आगे की तरफ क्या लगा दीजिए आप, अमोनियम लगा दीजिए, अमोनियम। ये हो जाएगा अमोनियम, और नीचे की तरफ क्या लगा दो, 2H2O। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं। इन 2 कंपाउंडों का उपयोग विभिन्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक के रूप में, या आपको रेडॉक्स अभिक्रिया करवानी हो तो वहां पर इन दोनों कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। कभी-कभी एग्जाम में डायरेक्ट है ना, फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। इस सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, सीरिक अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे लिख में पूछा जा सकता है। लिखो आप इसके अंदर, यह पीले कलर का पाउडर होता है, यह पीले रंग का पाउडर होता है। यह पीले रंग का पाउडर होता है। इसे लिंग अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है, इसे लिंग अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है, इसे लिंग अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। फटाफट रिएक्शन लिख लो, केवल रिएक्शन लिखिए, केवल रिएक्शन करें।
देखिए अगली लाइन देखो, सीरियम सल्फेट की सहायता से सिरिक अमोनियम सल्फेट तथा सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण किया जाता है जिनका उपयोग विभिन्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। जिनका उपयोग विभिन्न अभिक्रियाओं में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। लिख लो दोनों के फॉर्मूले, सिरिक अमोनियम सल्फेट का भी लिख लो, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का भी लिख लो, जल्दी लिख लो। डन, ये दूसरा कंपाउंड हो गया। अब थर्ड कंपाउंड लिखो, सीरियम हैलाइड। थर्ड कंपाउंड सीरियम हैलाइड, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XeXO। देखो हैलाइड में क्लोराइड भी बना सकते हैं, ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, आयोडाइड भी बना सकते हैं, लेकिन सारे फ्लोराइड में क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड होगा और आयोडाइड होगा। ज्यादा स्टाइल नहीं होता है, जो स्टाइल होता है ना वो केवल किसका होता है, क्लोरीन जुड़ने पर ही स्टाइल बनता है, क्योंकि क्लोरीन की उच्च विद्युतीयता के कारण बनने वाला कंपाउंड स्थायी बनता है। क्योंकि जो बंध बनता है क्लोरीन की उच्च विद्युतीयता होती है, जिससे बनने वाले बंध का स्थायित्व बढ़ जाता है। बंध अगर स्थायी बनेगा तो कंपाउंड भी स्थायी बनेगा, लेकिन बाकियों की जो विद्युतीयता होती है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि बनने वाला बंध स्थायी प्रकृति का बने। इस वजह से केवल कौन स्थायी होता है, CeF4 ही स्थायी होता है। इसी के बनाने की विधि को हम पढ़ेंगे। आपको इसे बनाना हो तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो। ये मैंने सीरियम ऑक्साइड ले लिया, सीरियम ऑक्साइड का मैंने कौन सा ले लिया, जल योजित सीरियम ऑक्साइड लिया मैंने। इसकी क्रिया आपको किसके साथ करवा देनी है, HF के साथ में करवा देनी है। कितने ले लिए मैंने, 4 ले लिए, 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, कौन बाहर निकल जाएगा, 2 H2O बाहर निकल जाएगा। 4 ऑक्सीजन की जगह 4 क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन की जगह 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, तो CeF4 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में इसको गर्म कर दोगे तो यहाँ से जल के अणु बाहर निकल जाएंगे और आपके पास जो नया कंपाउंड होगा वो नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, CeF4 बन जाएगा। ये दोनों भी बाहर निकल जाएंगे गर्म करने से, तो आपके पास में CeF4 नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हो आप। लिखो इसके अंदर सीरियम के हैलाइडों में केवल फ्लोराइड ही स्थायी है, केवल फ्लोराइड ही स्थायी है, फ्लोराइड ही स्थायी है। क्योंकि फ्लोरीन की उच्च विद्युतीयता होने से सीरियम तथा फ्लोरीन के मध्य बनने वाला बंध स्थायी प्रकृति का बनता। अगली लाइन से इसे निम्न अभिक्रिया के द्वारा बनाया
इसे निम्न अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। फटाफट से रिएक्शन लिख दो। ये हो गया थर्ड कंपाउंड। तीन ही कंपाउंड हमारे सिलेबस में थे। एक तो हमें ऑक्साइड पढ़ना था, सल्फेट पढ़ना था और हमें हैलाइड पढ़ना था। अब इन यौगिकों के हमें कुछ गुण पढ़ने हैं या उनको अनुप्रयोग भी बोल सकते हो। गुण तो मतलब ये होगा कि इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन गुणों के कारण इनका उपयोग कहां कहां किया जाता है, किस किस जगह किया जाता है। किसी कंपाउंड में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी होगी तभी दूसरा उपयोग किया गया, तो दोनों साथ में पढ़ेंगे। इनके पहले गुण लिख देंगे और फिर इनका अनुप्रयोग लिख देंगे। भाई ये गुण है, इस वजह से इसका उपयोग ऐसे किया जाता है। तो लिखो सीरियम के यौगिकों के अनुप्रयोग। सीरियम के यौगिकों के अनुप्रयोग या गुण, कुछ भी बोल दो, अनुप्रयोग या आप गुण कुछ भी बोल दीजिए जो आप इच्छा करें। फटाफट टॉपिक डालो। देखो अभी हमने देखा कि सीएम के जितने भी हमने कंपाउंड बनाए हैं मैक्सिमम सारे कंपाउंड कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। इन +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों का या इन +4 ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिकों में विभिन्न गुण पाए जाते हैं या इनका उपयोग अलग अलग जगह किया जाता है। सबसे पहले अभी हमने बनाया था कौन सा, सीरिक अमोनियम सल्फेट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट बनाया था। इन दोनों का उपयोग कहां किया जाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में किया जाता है। अगर आपको किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीकरण करवाना है तो वहां पर इन दोनों का उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है। रेडॉक्स का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न करवाने के लिए, आसानी से संपन्न करवाने के लिए भी सीरियम के ऑक्साइडों को उत्प्रेरक के रूप में यूज में लिया जाता है। उसके बाद में अगली कहानी है, इनका उपयोग विभिन्न अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में किया जाता है या फिर अनुपापन जो होते हैं, जैसे आप लोगों ने ब्यूरेट का अनुपापन किया होगा जिनमें कलर परिवर्तन होता है, कलर चेंज होता है, ऐसे प्रैक्टिकल को अनुपापन बोलते हैं। तो विभिन्न अनुपापन में जो सूचक होता है ना जिसके कारण कलर बदलता है, या तो अंत बिंदु पर कलर आ जाता है या फिर अंत बिंदु पर कलर गायब हो जाता है। तो वो जो सूचक होता है ना, कलर आता है वो भी सूचक के कारण ही होता है और कलर जो गायब होता है वो भी सूचक के कारण ही होता है। तो विभिन्न अनुपापनों में सूचक के रूप में इन सीरियम के यौगिकों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में सीरियम की यौगिक है ना उच्च अम्लीय पीएच पर भी, मतलब उच्च अम्लीय पीएच का मतलब क्या हो गया, पीएच का मान कम होगा तो अम्लता ज्यादा होगी, तो निम्न पीएच पर भी ये यौगिक स्थायी होते हैं। जैसे कि मैं HCl की बात करूं, H2SO4 की बात करूं या और कोई भी अम्लीय हो, किसी भी अम्लीय माध्यम में आप इन यौगिकों की अभिक्रिया करवा सकते हो क्योंकि ये निम्न पीएच पर मतलब उच्च अम्लता पर स्थायी होते हैं, इससे कोई क्रिया नहीं करते। तो आप इनको विलायक के रूप में यूज करके अभिक्रिया करवा सकते हो। निम्न पीएच पर ये यौगिक स्थायी होते हैं, इस वजह से इनमें डालकर किसी भी अभिक्रिया को आसानी से करवाया जा सकता है। जैसे कि HCl वगैरह हो गए, H2SO4 वगैरह हो गए, निम्न पीएच होती है, उच्च अम्लता होती है उन सबकी। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग तरह की एरिया में अलग अलग तरह की अभिक्रियाओं में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में एक और लिख सकते हैं, अगर आपको किसी की भी विश्लेषित अध्ययन करना है, किसी को भी आपको एनालाइज करना है, माना कि आपको कोई भी अननोन कंपाउंड मिला, अगर उस कंपाउंड की आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करना चाहते हो या उसको एनालाइज करना चाहते हो, उसका विश्लेषण करना चाहते हो, तो विश्लेषित अध्ययन में भी इन ऑक्साइडों का या इन सीरियम के यौगिकों का महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। ये कुछ यूज है या कुछ इनके गुण भी बोल सकते हो आप। लिखो
सीरियम के +4 ऑक्सीकरण अवस्था में, सीरियम के +4 ऑक्सीकरण अवस्था में बनने वाले यौगिकों का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है, निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, इन यौगिकों का उपयोग ऑक्साइडों के रूप में किया जाता है, इन यौगिकों का उपयोग ऑक्साइडों के रूप में किया जाता है। अगला लिखो, इन यौगिकों का उपयोग विभिन्न अभिक्रियाओं में या विभिन्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं में किया जाता है, इनका उपयोग विभिन्न रेडॉक्स अभिक्रियाओं में किया जाता है। अगला लिखो, इनका उपयोग वैश्लेषिक अध्ययन में किया जाता है, इनका उपयोग वैश्लेषिक अध्ययन में किया जाता है। अगला लिखो, ये यौगिक निम्न पीएच पर स्थायी होते हैं, ये यौगिक निम्न पीएच पर स्थायी होते हैं, अर्थात ये यौगिक HCl, H2SO4 आदि माध्यमों में स्थायी है, आदि माध्यमों में भी स्थायी है। अगला, इन यौगिकों का उपयोग विभिन्न अनुमापनों में सूचक के रूप में किया जाता है, इन यौगिकों का उपयोग विभिन्न अनुमापनों में सूचक के रूप में किया जाता है, सूचक के रूप में किया जाता है। सूचक के रूप में किया जाता है। हो गए दादा, 4-5 बोले थे मैंने, हमने सारे ये हो गए सीरियम के यौगिकों के अनुप्रयोग। अब लिखो लैंथेनाइडों के अनुप्रयोग, ये तो सिर्फ सीरियम की बात की है, अब किसकी बात करेंगे हम? लैंथेनाइडों की बात करेंगे। लैंथेनाइडों के अनुप्रयोग किन किन एरियाज में लैंथेनाइड तथा उनके यौगिकों का उपयोग किया जाता है? बहुत सारे एरिया है, सबको बारी बारी से देखेंगे। सबसे नंबर 1 बात करेंगे हम कांच तथा सिरेमिक उद्योग में, कांच तथा सिरेमिक उद्योग में, सिरेमिक उद्योग में, कांच तथा सिरेमिक उद्योग में। देखो भाई, लैंथेनाइडों में जो यौगिक होते हैं ना, उनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के कांच तथा विभिन्न प्रकार की सिरेमिक बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करूं मैं, लैंथेनाइडों का एक ऑक्साइड होता है Nd2O3, Nd का मतलब होता है नियोडाइमियम ऑक्साइड। इस नियोडाइमियम ऑक्साइड की सहायता से सनग्लासेस बनाए जाते हैं। जो धूप के चश्मा होते हैं ना, वो धूप के चश्मा मतलब सनग्लासेस बनाने के लिए इस Nd2O3 का उपयोग किया जाता है। बस एक यूनिलाइन लिखेंगे, हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, ये पहला हो जाएगा। मतलब इनका उपयोग कांच तथा सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। दूसरी चीज, इनका उपयोग उच्च ताप सह बनाने में किया जाता है। उच्च ताप सह, उच्च ताप सह का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो उच्च ताप पर भी स्थायी होते हैं, जिनको एक वर्ड में क्रूसिबल बोला जाता है। क्रूसिबल मतलब इनका उपयोग क्रूसिबल बनाने में किया जाता है। मतलब क्रूसिबल वे होते हैं, देखो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो उच्च ताप पर स्थायी नहीं होते। जैसे कि मुझे किसी भी चीज को गर्म करना है, जैसे मुझे मेटल को गर्म करना है, मेटल को
मेटल को पिघलाना है मुझे, मेटल को पिघलाऊंगा तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड बनने के लिए मुझे उसके नीचे ऐसा बर्तन काम में लेना पड़ेगा जो इतने ज्यादा ताप पर भी ना पिघले कि मेटल पिघल जाए वो बर्तन ना पिघले। तो इस प्रकार के विशेष प्रकार के बर्तन बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको अगर 2000 डिग्री सेल्सियस तक किसी चीज को गर्म करना है तो वो बनाने के लिए आप सीरियम सल्फाइड का उपयोग कर सकते हो। सीरियम सल्फाइड से बना हुआ जो बर्तन होता है ना, जो क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल बोलते हैं उस बर्तन को, वो बर्तन 2000 डिग्री सेल्सियस के ताप तक नहीं पिघलता। मतलब उसमें किसी भी चीज को भरकर आप गर्म कर सकते हो, पिघला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 2000 डिग्री सेल्सियस तक के ताप तक इसको सहन कर जाता है, बिल्कुल सॉलिड का सॉलिड ही बना रहेगा, कुछ भी नहीं होगा इसको। तो इतनी ज्यादा ताप सहन करने वाले बर्तन बनाने में इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इसी वजह से नाम क्या रखा है, उच्च ताप सहन, मतलब उच्च ताप को भी सहन कर लेगा। इनको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, क्रूसिबल बोलते हैं। इनका उपयोग विभिन्न, अगर आपको चमड़ा बनाना हो, चमड़े का शोधन करना हो, चमड़ा बनाना हो, तो चमड़ा उद्योग में भी इन यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, चमड़ा उद्योग में तो लेंथिनाइड और विभिन्न यौगिकों का उपयोग, यानी ऑक्साइड होगा, सल्फाइड का उपयोग चमड़ा बनाने के लिए या चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। एक एक दो लाइन लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखना है इनके बारे में। डालो नंबर 1, कांच तथा सिरेमिक, कांच तथा सिरेमिक लिखो। लेंथिनाइड ऑक्साइड का उपयोग, लेंथिनाइड ऑक्साइड का उपयोग कांच तथा सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। कांच तथा सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। कांच तथा सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। जैसे Nd2O3 का उपयोग सनग्लासेस बनाने में किया जाता है। जैसे Nd2O3 का उपयोग सनग्लासेस बनाने में किया जाता है, मतलब धूप के चश्मे, सनग्लासेस बनाने में किया जाता है। दूसरा लिखो, उच्च ताप सह बनाने, दूसरा लिखो तो पहला उच्च ताप सह बनाने। लिखो, लेंथिनाइड के विभिन्न यौगिकों का उपयोग, लेंथिनाइड के विभिन्न यौगिकों का उपयोग उच्च ताप सह बनाने में किया जाता है। उच्च ताप सह बनाने में किया जाता है। जैसे सीरियम सल्फाइड का, सीरियम सल्फाइड की सहायता से बने हुए क्रूसिबल, सीरियम सल्फाइड की सहायता से बने हुए क्रूसिबल 2000 डिग्री सेल्सियस ताप तक स्थायी होते हैं। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप तक स्थायी होते हैं। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप तक स्थायी होते हैं। अगला चमड़ा उद्योग में, चमड़ा उद्योग में लिखो, लेंथिनाइड के विभिन्न यौगिकों का उपयोग, लेंथिनाइड के विभिन्न यौगिकों का उपयोग चमड़ा बनाने के लिए, चमड़ा बनाने के लिए चमड़ा उद्योग में किया जाता है। चमड़ा बनाने के लिए चमड़ा उद्योग में किया जाता है। ठीक, अगला लिखो अपघर्षी के रूप में, अगला पॉइंट लिखो 3 के बाद में चौथा पॉइंट अपघर्षी के रूप में। देखो भाई, अपघर्षी का मतलब होता है किसी भी चीज का घर्षण करने वाले, जैसे आप लोगों ने देखा होगा रेगमाल आता है ना, रेगमाल, रेगमाल एक तरह का अपघर्षी होता है।
किसी भी सतह को रगड़ना हो, किसी भी कठोर कागज की सहायता या किसी भी कठोर पत्ते की सहायता से उस तरह के रेगमाल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, जो कि ये कठोर प्रकृति के होते हैं। कठोर प्रकृति के होने के कारण इनकी सहायता से रेगमाल बनाए जाते हैं। जैसे दीवारों की घिसाई करने में जो आते हैं ना वो रेगमाल, जिनसे दीवारों को घिसाई करते हैं। जैसे पुराने कलर को ना तो पहले घिसाई करनी पड़ती दीवारों की, फिर नया कलर करते हैं, तो वो घिसने वाले जो आते हैं ना, देखे होंगे आप लोगों ने, वैसे मैंने क्या होता है देख लिए होंगे, तो उनको बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। क्या होते हैं वो अपदर्शी बोलते हैं उनको, अपदर्शी। ये हो जाएगा छोटा। पांचवी की बात करें तो इनकी विभिन्न यौगिकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जा सकता है। औषधियां बनानी हो आपको तो इनकी यौगिकों का उपयोग किया जाता है। जो मेन इंपॉर्टेंट है कौन है, एक तो सीरियम की बने हुए यौगिक औषधियों के रूप में काम में ले जाते हैं, और एक में इर्बियम की बने हुए यौगिक औषधियों के रूप में काम में लिया जाता है। सीरियम तथा इर्बियम से बने हुए यौगिकों के विभिन्न मदद से बने हुए विभिन्न यौगिकों का उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। अगले की बात करें लैंप तथा फिलामेंट। लैंप और फिलामेंट पुराने जमाने में लैंप आते थे, उनके फिलामेंट होते थे। लैंप तो अभी भी आते हैं, जैसे कि लैंप आप लोगों ने कई बार मूवीज में देखा होगा आप लोगों ने, बेड के एक तरफ में ना वो लैंप लगा होता है, बेड के इस तरफ बेड के इस तरफ वो जो लगा होता है लाइट, वो लाइट होती है। उस लैंप के जो बल्ब्स होते हैं ना, वो बल्ब बनाने में फिलामेंट एक तरह का बल्ब होता है। जैसे कि आप लोगों ने घरों में बल्ब देखा होगा, वो जो स्प्रिंग टाइप होता है ना, स्प्रिंग टाइप पुराने तरह के बल्ब, जैसे 60 के आपने येलो कलर के बल्ब देखे होंगे, जो येलो तरह की लाइट को देते थे। अभी जो एलईडीज आ गई, एलईडीज की बात नहीं कर रहा हूं, ये पुराने बल्ब जो पारदर्शी होते थे उनमें ये ना स्प्रिंग टाइप होता था, एक स्प्रिंग टाइप, वो जो स्प्रिंग होती है ना, वो स्प्रिंग क्या होती है, फिलामेंट होता है। उस तरह के फिलामेंट बनाने के लिए या लैंप बनाने के लिए, उनको भी लैंप बोलते हैं, तो लैंप बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। कौन कौन, जैसे कि लैंथेनम हो गया, और कौन हो गया, सीरियम हो गया। लैंथेनम और सीरियम की सहायता से लैंप के फिलामेंट बनाए जाते हैं। जो स्प्रिंग टाइप होता था ना, जो जलता था, रेड कलर का, येलो कलर का, जिससे लाइट बाहर निकलती है, वो लैंथेनम और सीरियम से मिलकर बना होता है। बिल्कुल पतली सी स्प्रिंग होती है, अगर इसे झटक दो उसको टूट जाती है। देखना आप होंगे मेरे ख्याल से घर में भी हो तो 10-12 रुपए का बल्ब आता है, ज्यादा महंगा भी नहीं आता क्योंकि जल्दी खराब हो जाता है। तो इस तरह के फिलामेंट बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये 2 नंबर अपदर्शी के रूप में इनका उपयोग अपदर्शी के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग अपदर्शी के रूप में किया जाता है। अगला लिखो औषधि के रूप में, तो इनका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग औषधियों के रूप में किया जाता है। एग्जाम्पल लिखो सीरियम तथा इर्बियम के यौगिक, सीरियम तथा इर्बियम के यौगिक औषधियों के रूप में, औषधियों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। औषधियों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। अगला लिखो लैंप तथा फिलामेंट। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के लैंपों की फिलामेंट बनाने में किया जाता है। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के लैंपों के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के लैंपों के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, अगला एग्जाम्पल लिख लेते हैं लैंथेनम तथा सीरियम। लैंथेनम तथा सीरियम उत्प्रेरक के रूप में। अगला उत्प्रेरक के रूप में, इसमें इनकी जो विभिन्न, अभी मैंने अनुप्रयोगी या सीरियम का लिखवाया था, उत्प्रेरक की क्या था, तो इनके विभिन्न यौगिकों का उपयोग विभिन्न अभिक्रियाओं का दर बढ़ाने में, विभिन्न अभिक्रियाओं के लेख बढ़ाने में, मतलब
उत्प्रेरकों के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। लैंथेनाइड के विभिन्न यौगिक उत्प्रेरक होते क्या है? जो विकिरण के वेग को वृद्धि करते हैं। लिखो, लैंथेनाइड के विभिन्न यौगिक रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। लैंथेनाइड के विभिन्न यौगिक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। इसी के साथ लैंथेनाइड खत्म हो गया। अब लिखो एक्टिनाइड। लैंथेनाइड के बाद क्या पढ़ेंगे हम? एक्टिनाइड। आज से लैंथेनाइड खत्म, अब बात करेंगे इसकी एक्टिनाइड की। मतलब हमने 4F श्रृंखला पढ़ ली, पूरी 4F होगी। 2 होती है, मैंने बताई 4F भी होती है, 5F भी होती है। 4F वालों को लैंथेनाइड बोलते हैं और 5F वालों को क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड बोलते हैं। इनकी बात करनी है। एक्टिनाइड की परिभाषा बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में प्रवेश कर जाए? F कक्षक में प्रवेश कर जाए। सॉरी 4F में प्रवेश करेगा तो लैंथेनाइड। यदि इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश कर जाएगा तो फिर इन्हें क्या बोलोगे आप? एक्टिनाइड बोलोगे। ठीक, 5F में प्रवेश करेगा तो एक्टिनाइड बोलोगे। होते कहां से? ये थोरियम 90 से लेकर के ये होते हैं लोरेंशियम 103 तक। मतलब 90 परमाणु क्रमांक से 103 परमाणु क्रमांक तक। सबसे पहला थोरियम होता है, सबसे लास्ट लोरेंशियम होता है। लोरेंशियम लिखो, सामान्य जानकारी परिभाषा। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है। जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रवेश करता है। 5F कक्षक में प्रवेश करता है। एक्टिनाइड कहलाते हैं। ये थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक होते हैं। ये थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक होते हैं। लोरेंशियम 103 तक होते हैं। ठीक, अब इनके अंदर भी हमें अलग अलग तरह के मॉडल को पढ़ना है। कल हम इनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे इनका विन्यास क्या क्या होता है। ठीक, कल बात करते हैं, कल पढ़ते हैं।